कहानी अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, फिर ज़रा अरुणा पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। अरे ज़रा बैठो। हाथ पकड़कर बैठने के लिए जब जोर से बिठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज़ लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 साल का लड़का होगा, गोरे रंग का, पर मैल से काला पड़ गया। आँखें अच्छी बड़ी पर सूनी, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और ना ही एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। बालक मूक, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था, दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं। नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी। सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा, हाँ। बाहर चलेगा, हाँ। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा, हाँ। कहाँ, यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, वह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप, हाँ। कहाँ, 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया, हाँ। क्यों। मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहीं काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया, मर गया। बस ज़रा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया। हाँ साहब। साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। अरे वकील साहब। वह साथ चल दिया। वकील साहब लौट कर हम वकील दोस्त के होटल। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थीं। स्वर में हल्की झुंझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। अरे आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए ये लड़का। कहाँ से लाए इसे, आप जानते हैं। जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो। अरे मानिए तो, यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी ऐसे गैरों को नौकर बना लिया, अगले दिन ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाएं। अरे आप मानते ही नहीं। अरे माने क्या खाक, आप भी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपए रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोट को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फ़िलॉसफ़ी सुनाई। चलो पहले बिस्तर गर्म कर लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर
मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पव में नहीं आया। अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की हमने ज़रूरत न समझी। मोटर में सवार होते ही ये समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वाले बताते हैं कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया हो।